सरकारी बस ड्राइवर अपने शीशे में देख रहा है कि उसके बस में कोई महिला एक झोला लेकर और मूंगफली बेच रही है। जो सरकारी बस का ड्राइवर होता है उसका मन भी होने लगता है कि थोड़ी बहुत मैं भी खा लूं, जब सभी यात्री खा रहे हैं, क्योंकि बस बस स्टैंड पर खड़ी है और उसमें सभी यात्री चढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, जो बस ड्राइवर होता है वो उस महिला से कहता है कि अरे मुझे भी मूंगफली चाहिए, मुझे भी खाना है, मेरा मन है। तो वो महिला बस में जो पीछे होती है वो आगे उस झोले को लेकर उस ड्राइवर के पास आ जाती है। पीछे से कहती है कि साहब कितने की मूंगफली चाहिए। तो यहाँ पर बस ड्राइवर कहता है कि घनी मत करो, 20 या 30 रुपए की कर दो, क्योंकि मुझे अकेले को ही खानी है, थोड़ा सा मन है। अब ये महिला 20 रुपए की मूंगफली उसके लिए तोल देती है, दे देती है। उसने फिक्स पन्नियों में कर रख रखी है, तो एक पन्नी उठाकर ड्राइवर को दे देती है। लेकिन ड्राइवर अपने गोज में पैसे ढूंढ रहा है। पैसे निकालने के बाद कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे। जब ड्राइवर उस महिला की तरफ देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो महिला ड्राइवर की तरफ देखती है तो वो कहती है कि तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए, और तुरंत उस बस से नीचे उतर जाती है। नीचे उतरने के बाद भी दोस्तों महिला कहती है कि अपने पैसे अपने पास रखो, इन पैसों की मैं भूखी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात क्या होती है, ड्राइवर साहब अपनी बस को लेकर जब चल देते हैं तो उसी मूंगफली वाले के ख्वाबों में खोए रहते हैं। आखिर दोनों में क्या दोस्ती थी, क्या जानकारी थी, ये पूरा किस्सा क्या है, कहानी क्या है, ये हम आप लोगों को आगे बताएंगे। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी होती है कानपुर से शुरू। कानपुर में एक लड़की रहती है सुनीता, और सुनीता दोस्तों ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वो बेचारी पढ़ने में इतनी होशियार नहीं है, तो उसके पिता उसको आगे नहीं पढ़ाते हैं और अपने पिताजी के पास रहती है। सुनीता का एक भी भाई नहीं है, केवल वो 2 बहनें हैं और पिताजी है। गांव में थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर वो खेती बाड़ी कर कर सुनीता के पिता उसका लालन पालन कर रहे हैं अपनी दोनों बेटियों का। अब दोस्तों, सुनीता जब जवान हो जाती है तो पिता अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता तलाशता है, और रिश्ते में मिलता है उसे एक नीतीश नाम का लड़का। नीतीश नाम का लड़का जो टैक्सी चलाया करता। जितनी अपनी हैसियत होती है उसी हैसियत के हिसाब से लोग रिश्ता ढूंढा करते हैं, और यहाँ पर सुनीता के पिता को ये लड़का पसंद हो जाता है। सुनीता का जो पिता है अपनी बेटी की धूमधाम से इससे शादी कर देता है। सुनीता शादी करके अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, सुनीता को बाद में पता चलता है कि जिससे वो शादी कर आई है ना, वो लड़का नशे का आदी है। लेकिन सुनीता अपनी किस्मत को कोसते हुए यहाँ पर कहती है कि शायद मेरे नसीब में यही होगा, गरीब मेरे पिता हैं, अगर मैं यहाँ से कुछ गलत करूँगी या इस रिश्ते को बिगाड़ूंगी तो मैं कहाँ पर जाऊँगी। समाज के लोग 4 बातें बनाएंगे, और सुनीता अब वहाँ पर एडजस्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है, जो सुनीता के सास ससुर थे ना, वो सुनीता पर जान छिड़कते होते हैं। दोस्तों, सुनीता का पति एक लौता बेटा था अपने माँ बाप का, और वो टैक्सी चलाया करता, उसी से घर का गुजारा हुआ था। अब सुनीता धीरे धीरे वक्त निकलता है, मायके भी आती है, ससुराल भी जाती है। पिता पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनती, और बिल्कुल भी उसको महसूस नहीं होने देती है कि मैं अपने ससुराल में पति से परेशान हूँ। क्योंकि शराब पीकर ये जो नीतीश होता है, ये अपनी पत्नी पर अक्सर हाथ उठा दिया करता, और कई बार तो ऐसी ऐसी चोट उसे दे दिया करता कि सुनीता का शरीर कई दिनों तक दर्द किया करता। दोस्तों, ये सब कुछ सुनीता झेल रही थी, किसी से कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं। लेकिन उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। गर्भवती होने के बाद सुनीता अपने पिता को एक खबर सुनाती है, सास ससुर को सुनाती है और पति को भी सुनाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आज वो एक नया सदस्य उसकी कोख में पल रहा है, और वो बहुत खुश है कि वो आज 2 से 3 हो रहे हैं। सुनीता बहुत खुश है, और उस खुश में सुनीता अपनी खुशी में ना उस दुख को भी नहीं देखना चाहती जो पति शराब का सेवन करते हैं। अब दोस्तों, उस पति का रोज का यही किस्सा होता कि शराब पीकर घर आता और सुनीता पर हाथ छोड़ा करता। सुनीता पर अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 3 महीने की गर्भवती होती है, और सुनीता पर दोबारा से वार किया जाता है, उसे पीटा जाता है, जिससे वो फिसल कर गिर जाती है। जैसे धक्का उसे मारा जाता है तो उसके पेट में जो बच्चा होता है उसमें चोट आ जाती है। पेट में जब धक्का सा लगता है ना, तो मतलब उसके पेट में भी चोट होती है, और यहाँ पर वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब नीतीश देखता है कि सुनीता बेहोश हो गई है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस घर से बाहर भाग जाता है। अक्सर कई मर्दों की ये बातें देखी गई हैं, अगर घर में कुछ लड़ाई होती है या वो कुछ गलत कर देते हैं तो वो घर छोड़कर ही फरार हो जाते हैं। दोस्तों,
सुनीता के जो सास ससुर थे वो अपनी बहू को बेटी जैसा माना करते, तो वो उसे तुरंत उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते ही वहाँ पर डॉक्टर कह देते हैं कि भाई हम इनके बच्चे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन ये खतरे से बाहर है। तो यहाँ पर सुनीता की सास रोने लगती है। यहाँ पर सुनीता की सास बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती है और रोने लगती है। रोने के बाद सुनीता खुद अपनी सास के आंसू पोंछती है और कहती है कि माँ बाबूजी आप घर चले जाओ, मेरे पास मेरे पिता हैं। क्योंकि जब बेटी की खबर सुनता है तो पिता भी वहाँ पर पहुँच जाता है और पिता बिसराने की तरफ खड़ा होता है। पिता से कहती है हाथ पकड़ कर कि पिताजी, जब बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया तो क्या अब आप मुझे नहीं पाल सकते, क्योंकि मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ और मैं दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। अपनी सास से कहती है कि माँ मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ ठीक हूँ और मेरे साथ जो हुआ है वो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहती, वरना मैं अगर मेरे जो सास ससुर हैं वो अच्छे दमदार होते ना तो माँ मैं सच में ही यहाँ पर FIR दर्ज कराती, क्योंकि एक नन्ही सी जान इस दुनिया से जा चुकी है। यहाँ पर अपने सास ससुर को समझाकर सुनीता घर भेज देती है। पिता तक कहती है कि पिताजी मुझे अपने साथ ले चलो। सुनीता अपने मायके में चली जाती है दोस्तों। वहाँ पर वो कई दिनों तक, कई महीनों तक परेशान रहती है। उसके अंदर का दर्द शायद कोई खोले तो सामने वाला भी दर्द में डूब जाए, इतना दर्द सुनीता के अंदर होता है। क्योंकि वो एक गरीब घर से थी, पिता को भी संभालना था, छोटी बहन को भी संभालना था और अपने आप को भी स्ट्रांग बनाना था, क्योंकि अब उसे जिंदगी अकेली जीनी है। इसके बाद दोस्तों सुनीता का जीवन चलने लगता है। वो जो परेशानियों से उभरने लगती है, उभरने के बाद वो कहती है कि पिताजी अब मैं क्या करूं। और यहाँ पर सुनीता का जो पति था एक बार भी अपनी पत्नी का हाल चाल लेने उसके मायके नहीं आता है। अब कुछ दौर निकलता है, समय निकलता है, सुनीता अपने पति पर केस डालती है डिवोर्स का। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो सुनीता का पति नीतीश था वो शराब से बाहर नहीं आ पाया और उसके सामने उसकी पत्नी या उसका बच्चा कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों दोनों अलग हो जाते हैं और एक बसा बसाया परिवार खत्म। सुनीता आगे जिंदगी जीती है तो सुनीता देखती है उसके गांव के कुछ लड़के कुछ सब्जियां गांव से ले जाते हैं और शहर में जाकर बेचते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सुनीता कहती है कि पिताजी कब तक मैं ऐसे ज़िंदगी काटूंगी, मैं भी हमारी जो छोटी सी ज़मीन है वहाँ पर सब्जी उगाऊंगी और शहर में जाकर उन सब्जियों को बेचूंगी। दोस्तों सुनीता पढ़ी लिखी बेचारी कम थी तो अपने कमर पर दुपट्टा कस लेती है और खेतों में बैलों की तरह काम करती है और बहुत सारी सब्जी उगाती है और सब्जी शहर में बेचती है। सब्जी को बेचते बेचते दोस्तों वो पैसे इकट्ठा कर लिया करती और जब सर्दियों का मौसम आया करता तो वो सब्जी नहीं रहती उसके पास, तो मूंगफली बसों में और जहाँ स्थान होते हैं जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है वहाँ पर मूंगफलियाँ बेचा करती। दोस्तों यही सब कुछ उसका काम चल रहा था। इतना पैसा उसने जोड़ दिया कि छोटी बहन की भी वो अपने पिता के साथ मिलकर शादी कर देती है। यहाँ पर सुनीता का पिता कहता है कि बेटी बहुत बड़ी जिंदगी है, क्या तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो सुनीता कहती है कि नहीं पिताजी, अगर एक ने साथ नहीं दिया तो दूसरा मेरा क्या साथ देगा, मैं किसी के भी साथ नहीं जाना चाहती, मैं और आप बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। तो यहाँ पर पिता कहता है कि बेटी जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन तुम कहाँ पर जाओगी। तो वो कहती है कि सबका मालिक एक है, जैसे भी जिंदगी कटेगी ऐसे काटेंगे, आप क्यों चिंता करते हो, मैं आपकी बेटी हूँ। अब दोस्तों उसका यही काम चलता रहता है। 4 साल निकल जाते हैं डिवोर्स को, जिंदगी रेत की तरफ फिसलती है। अब वो एक दिन बस में चढ़ती है मूंगफली बेचने के लिए और बस ड्राइवर उससे मूंगफली मांगता है। जब बस ड्राइवर के पास मूंगफली देने के लिए आती है तो बस ड्राइवर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बस ड्राइवर कोई और नहीं था, उसी का पति नीतीश होता है। यहाँ पर सुनीता देखकर हैरान हो जाती है कि एक नशेड़ी आज बस चला रहा है। और यहाँ पर जब सुनीता से वो 20 रुपए की मूंगफली लेता है तो सुनीता कहती है कि कहीं यात्रियों को मत पहुँचा देना कहीं और, तुम तो बहुत शराब पिया करते। दोस्तों सुनीता अपने पति से पैसे नहीं लेती है और बस ड्राइवर साहब अपनी बस को लेकर आगे चले जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में सपने और यादें सुनीता की होती हैं और वो उन पलों को याद करने लगता है जब सुनीता उसके पास रहती है। पल याद किए जा रहे हैं, गाड़ी चला रहा है और उसे लग रहा है कि मैं कहीं पर भी नहीं जाऊं, बस उल्टा जाकर सुनीता से पूछूं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई।
अब दोस्तों वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि सरकारी काम था, सब कुछ करना होता है। तो यहाँ पर अब दूसरे दिन ये जो नीतीश होता है ये एक एप्लीकेशन लिखता है और उसके बेस पर छुट्टी ले लेता है उस दिन बस चलाने से। अब छुट्टी लेने के बाद वो वहीं पर आता है जहाँ पर उसकी पत्नी मूंगफली बेचा करती। तो वहाँ पर देखता है कि सुनीता दूसरे दिन भी थैला हाथ में लटका हुआ है, उसमें मूंगफलियाँ भरी हुई हैं, पन्नियों में 10 की अलग है, 20 की अलग है और 5 रुपए की भी सुनीता मूंगफली बेचा करती क्योंकि वो पैसे कमाना चाहती थी। अब देखकर अपनी पत्नी को और उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनीता कहती है कि ये हक खो चुके हो, यहाँ पर बहुत भीड़ है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता था तुम जरूर वापस लौट कर आओगे, लेकिन यकीन नहीं था अपने अंदर, अब तुम आ गए हो तो मेरी सोच सही निकली। यहाँ पर नीतीश कहता है कि सुनीता तुम पूरे दिन मेरे दिमाग में रही हो और पूरी रात मैं सो नहीं पाया हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तो दोस्तों पास ही में एक रेस्टोरेंट था, मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग बैठकर बातचीत किया करते हैं। तो वहाँ पर नीतीश कहता है कि यहाँ पर बैठेंगे। तो सुनीता कह देती है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, मेरे गांव के लोग अक्सर यहाँ पर आया जाया करते हैं, कहेंगे कि फलाने की लड़की कहाँ पर बैठी है और जाने किससे बात कर रही है, क्योंकि 4 साल पहले तुमने छोड़ दिया तो तुम मेरे लिए पराये ही हो। तो दोस्तों ये सब कुछ सुनकर जो नीतीश था वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहता है कि अरे तुम तो बड़ी समझदार हो गई, क्योंकि अक्सर उसे ये भी कहा जाता था कि तुम पढ़ी लिखी कम हो, तुम्हें दिमाग नहीं है। लेकिन वो जिसे बददिमाग कहा जाता था वो अपनी बहन की शादी करती है, अपना घर चलाती है। अब नीतीश उसे एक ऑटो करता है और करीबन उस शहर से 12 किलोमीटर दूर दूसरे होटल में ले जाता है और वहाँ पर दोनों, एक कॉफ़ी शॉप होता है, वहाँ पर दोनों जने कॉफ़ी पीते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। सुनीता कहती है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, जो इस कॉफ़ी का बिल मैं दे चुकूँ तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो नीतीश कहता है कि मैं क्या मर गया हूँ, क्या पैसे मैं नहीं दे सकता? तो वो कहती है कि अनजान लोगों से हम पैसे नहीं लिया करते। दोस्तों ऐसी बातें एक दूसरे से कही जा रही थी कि जान पहचान भी है लेकिन अनजान एक दूसरे से दोनों बने हुए थे। अब नीतीश कहता है कि मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं उस पश्चाताप में अब तक जल रहा हूँ, तुम कोई रास्ता मुझे दिखाओ। तो यहाँ पर सुनीता कहती है कि सब चीज़ को छोड़ो, मेरे सास ससुर या मेरे माँ बाप कैसे हैं? तो नीतीश की आंखों में आंसू होते हैं, कहते हैं कि 2 साल पहले माँ तुम्हारे बिछड़ने के बाद वो और ज़्यादा बीमार होने लगी, तुम्हारे जाने के बाद, और तुम्हारी यादों में मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। सुनीता रोने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई जो वो इस दुनिया से चली गई, अगर मैं नहीं आती तो शायद वो आज हमारे बीच में होती। लेकिन यहाँ पर नीतीश कहता है कि तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने शराब पीकर तुम्हारा कभी भी मान सम्मान नहीं किया और जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला था उसको भी मैंने इस दुनिया से दूर भेज दिया। दोस्तों नीतीश अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि यार तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। वह कहता है कि जिस दिन से तू उस घर को छोड़कर आई है ना, और जिस दिन से मेरी माँ गई है, उस दिन से मुझे एहसास हुआ है कि मैंने कितना गलत किया था इन सब चीज़ों को लेकर, और मैंने कैसे शराब को अपनी ज़िंदगी बनाकर अपने घर को बर्बाद कर दिया। मेरी माँ चली गई, हमेशा कहती थी कि कब बहू को लेकर आएगा, लेकिन उन्हें कैसे बताऊं कि बहू नहीं आएगी। और यहाँ पर पिताजी भी रोज़ कहते हैं कि तू अपना घर बसा ले, बहू को ले आ, उसी को ले आ, वो तेरा इंतज़ार कर रही होगी। सुनीता कहती है कि हाँ इंतज़ार तो बहुत किया था लेकिन कोई लेने वाला नहीं आया। दोस्तों नीतीश पहली बार अपनी पत्नी के पैरों को पकड़ता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, और जो घर उजड़ा हुआ है, जिस घर में महिला नाम की चीज़ नहीं है, आज भी वो घर ऐसे ही तुम्हारी राह तक रहा है, क्या तुम उस घर में नहीं आ सकती? और यहाँ पर सुनीता कहती है कि इस चीज़ का फैसला मैं नहीं ले सकती, इस चीज़ का फैसला मेरे पिता लेंगे। अब सुनीता नीतीश को लेकर अपने घर पहुँच जाती है और जो सुनीता का पिता हैं वो देखते ही कहते हैं कि इस नालायक को तुम यहाँ पर क्यों लाई हो बेटी, तुमने इसकी वजह से बड़े ही कष्ट सहे हैं। तो यहाँ पर नीतीश अपने ससुर के भी पैर पकड़ता है, कहता है कि बाबूजी क्या मुझे माफ़ नहीं करोगे, मेरा घर बसा दो, ये आपके हाथों में है। और झोली, जो उसके कंधे पर गमछा होता है, वो फैलाकर कहता है कि बाबूजी झोली फैलाकर तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ और कभी भी इसे दुखी नहीं रहने दूंगा। और मैंने जब मेरी माँ इस दुनिया से चली जाती है तो जो मैंने पढ़ाई की थी उसी के बेस पर मैंने
फार्म भरे और यहाँ पर आज मैं सरकारी नौकरी भी लग चुका हूँ। अगर बाबूजी मैं बुरा इंसान होता तो ना ही तो मैं शराब को छोड़ पाता और ना ही मैं दोबारा अपनी पत्नी का हाथ मांगता और गिड़गिड़ाने लगता है। दोस्तों, सुनीता के पिता रहमदिल होते हैं और यहाँ पर वो अपनी बेटी का हाथ उस झोली में रख देते हैं और कहते हैं कि जा बेटी, अब मेरी आत्मा बहुत सुखी रहेंगी जब तू अपने घर में बहुत बढ़िया तरह से रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर इतनी अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है कि सुनीता अपने घर जाती है, ससुर जी के पैर छूती है और ससुर जी भी रोने लगते हैं। कहते हैं बेटी, ये दीवारें तेरी राह देख रही थी, लग रहा था कि कब यहाँ पर इनकी मालकिन आएगी। और तुझे पता है बेटी, मुझे लग रहा है कि ये घर ना अब बोल रहा है, इसकी दीवारें कह रही हैं कि हमारे मालिक साहब घर आ चुके हैं। क्योंकि जो सुनीता के पिता थे वो काफ़ी मजाकिया थे। दोस्तों, यहाँ पर सुनीता का उजड़ा हुआ घर बस जाता है। अब केवल इन कहानियों को क्यों लेकर आते हैं? ताकि कोई इस नीतीश जैसी गलती ना करे, या सुनीता जो एक महिला, अच्छी महिला थी, उसे ना छोड़ पाएं अपने घर में या गृहस्थी में कुछ सुधार ला पाएं, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना। हम भी सुने, आप भी सुनाएं, अपनी भी सुने, दूसरों की भी सुने और कुछ अच्छा सीखने को मिले ना। तो अपने से छोटी उम्र का भी व्यक्ति आपको अच्छा ज्ञान दे तो उसका ज्ञान भी हमें लेना चाहिए। तो जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो ना, उस पर अपनी राय ज़रूर छोड़कर जाना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।